नमस्ते सभी को। हम आज के हिंदी सप्ताह के हिंदी सप्ताह समारोह के समापन की ओर जा रहे हैं और आज के हमारे जो प्रमुख अतिथि हैं वो हैं डॉक्टर बलिराम धापसे जी। शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित जवाहर कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय की ओर से स्वर्गीय श्री सीना आलूरे जी को समर्पित यह हिंदी सप्ताह समारोह है, जिसका आज अंतिम पुष्प गुंफित करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बलिराम धापसे जी हैं। हमारे महाविद्यालय में आज इंटरव्यूज भी हैं, इसके लिए प्राचार्य साहब वहाँ व्यस्त हो गए हैं और मेरे साथी जो हैं डॉक्टर एम बी बिराजदार सर वो भी वहीं पर व्यस्त हैं। इसलिए आज यह सारी मुझे अकेली पर जिम्मेदारी है कि आज का समारोह जो है मैं संपन्न करूं। सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर धापसे जी का आपको अल्प परिचय कराकर देना चाहूंगी। वर्तमान में वे अध्यक्ष एवं शोध निर्देशक हैं, हिंदी विभाग एवं अनुसंधान केंद्र विनायक राव पाटिल महाविद्यालय वैजापुर जिला औरंगाबाद में। आप जो है अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत कार्य कर चुके हैं। आपका विशेष अनुसंधान क्षेत्र जो है कथेतर साहित्य और हिंदी साहित्य एवं सिनेमा रहा है। इसके अतिरिक्त आप सह अध्येता रहे हैं भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति भवन शिमला में 3 वर्ष के लिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद के हिंदी अध्ययन मंडल के आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में सदस्य के तौर पर कार्य कर रहे हैं। त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका नागफनी, जो कि त्रैमासिक पत्रिका है, साहित्यिक पत्रिका है, संशोधन पर पत्रिका है, उसके आप कार्यकारी संपादक है। साथ ही संचारिका, जो कि साहित्य भाषा संस्कृति तथा अनुसंधान की पत्रिका है, उसके भी आप परामर्श समिति के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से चलने वाली यह जो संचारिका पत्रिका है, इसमें निरंतर आप लेखन करते रहते हैं। आपके कई सारे छात्र जो हैं पीएचडी और एमफिल प्राप्त कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त निरंतर विविध पत्रिकाओं में आपके आलेख प्रकाशित होते रहे हैं। आप कई सारी संगोष्ठियों में बतौर रिसोर्स पर्सन कार्य कर चुके हैं और निरंतर साहित्य संशोधन कार्य में जुटे रहते हैं। मैं चाहूंगी कि आज के हिंदी साहित्य सप्ताह के इस समापन समारोह का आप समापन करते हुए अपना मंतव्य प्रस्तुत करें। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर बलिराम धापसे जी को। धन्यवाद मैडम। सबसे प्रथम जवाहर महाविद्यालय का व्यवस्थापन, महाविद्यालय का प्रबंधन, महाविद्यालय का हिंदी विभाग और हिंदी विभाग में कार्यरत डॉक्टर मीना जाधव, डॉक्टर बिराजदार सर, उनके हिंदी विभाग के सभी सहयोगी, आप सभी अभिनंदन के पात्र है कि पूरे सप्ताह भर में आपने हिंदी को लेकर और उसके विभिन्न पक्षों को लेकर काफ़ी अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में उस हिंदी सप्ताह का आज हम समापन करने जा रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, आपने पूरे सप्ताह भर में उन विभिन्न विषयों को लेकर काफ़ी अच्छा मंथन किया है। जैसे आप देखेंगे कि हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति, हिंदी साहित्य का सौंदर्य, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता, रोजमूलक हिंदी में रोजगार के अवसर, राष्ट्रीय एकता में हिंदी का योगदान। तो हिंदी भाषा एवं साहित्य को लेकर
और उसके विभिन्न पक्षों एवं उपपक्षों को लेकर यहाँ पर काफी विस्तार से चर्चा की गई है। अब जैसे कि आपको पता है कि 14 सितंबर के दिन हम हिंदी को लेकर काफी उत्साह से उसको दिन के रूप में मनाते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हिंदी के विभिन्न पक्षों को लेकर यहाँ पर काफी चर्चा हुई है। यहाँ पर हिंदी की जो स्थिति है और उसकी जो वास्तविकता है उसको लेकर यहाँ मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि 70 साल हो चुके हैं और अभी भी हम देखते हैं कि हिंदी को हम जो दर्जा देना चाहिए सरकारी स्तर पर वह हम नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके पीछे की जो वास्तविकता है या उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं उसको लेकर चिंतन करना बहुत जरूरी है। आज हमें हिंदी को लेकर दिन मनाना पड़ता है, सप्ताह मनाना पड़ता है, पखवाड़ा मनाना पड़ता है या फिर हिंदी माह बनाना पड़ता है। किसी भी दिन को लेकर अगर हम कोई उत्सव करते हैं इसका मतलब क्या है, उसे हमें बार बार जहन में लाना पड़ेगा। और इस चीज को पिछले 70 सालों से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हिंदी का प्रचार एवं प्रसार अच्छी तरह से हो जाए। हमें इसको लेकर यह सब उत्सव या दिन मनाने पड़ते हैं। इसी में आ गया कि आज भी हिंदी उस स्थिति में स्थापित नहीं हो पाई है जिस स्थिति में होना चाहिए था। उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आज देखेंगे कि आज हमारे सभी युवा पीढ़ी का जो अध्ययन का या अध्यापन का या पाठ्यक्रम का या उनके करियर को लेकर जो विषय है या उसकी जो भाषा है वो आज अंग्रेजी है। तो इस प्रकार अगर होगा तो पूरी तरह से आप देखेंगे अंग्रेजी क्या है, एक रोजगार की भाषा बन गई है। और उस परिप्रेक्ष्य में हिंदी क्या है, तो सिर्फ संपर्क, मनोरंजन और बाजार की भाषा रह गई है। अगर इसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमारी हिंदी क्या हो गई है, हमारी हिंदी आज आत्म पहचान खोती जा रही है। और जब कोई भाषा आत्म पहचान खोती है तो पहले भीतर से वो दरिद्र होती है, उसमें ज्ञान और संवेदना का ह्रास होने लगता है। हिंदी का सिद्ध नाथों से लेकर कबीर तुलसी और भारतेंदु प्रेमचंद निराला से होते हुए आज तक एक बुद्धि दीप्त, समावेशी और हृदय की भाषा के रूप में विकास होता आया है। इसे खड़ा करने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी छोड़ी थी। कई संस्थाओं का निजी प्रयास से निर्माण हुआ था। घाटा उठाकर पत्र पत्रिकाएं निकाली गई थी और पता नहीं कितने लोगों ने कठोर परिश्रम किया था, तब जाकर हिंदी सम्मानजनक स्थिति पर पहुंची थी। परंतु हिंदी आज उन सबके विपरीत अज्ञानता और भेदभाव के निर्माण का औजार बना दी जा रही है। वह विदूषक होती जा रही है, जो चिंताजनक है। कैसे? आप देखेंगे अगर कोई आप हिंदी फिल्म देखते हैं और उसमें अगर कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला पात्र होगा तो वह हास्यास्पद लगता है। हास्य व्यंग्य को लेकर वो पात्र हमें दिखाई देता है। हिंदी जिस तरह से एक और मध्य वर्ग की भयानक उपेक्षा का शिकार है, वहीं दूसरी ओर दूषित, कुत्सित, दंभी, संकीर्ण राजनीति का भी। वह हिंदी जिसकी समावेशिकता, ज्ञान, विज्ञान, सहृदयता और व्यापक मनुष्यता का आपने हमारा गौरव बताया है, वह तलछट समारोही थोतेपन में गर्क होता जा रहा है। यह सुधीजनों के बड़े सघन और निरंतर अभियान से ही संभाली जा सकती है। कुछ दशकों पहले इंग्लिश की समस्या खड़ी हुई थी, मतलब आदि इंग्लिश आदि हिंदी, इस प्रकार की भाषा। बाजार ने हिंदी का अहिंदीकरण करना शुरू किया था। यह विकृतीकरण थमा तो दूसरी कुटिलता सामने आई, हिंदी का शुद्धिकरण होने लगा। हिंदी का शुद्धिकरण होने लगा मतलब क्या हो गया, उसमें अधिक से अधिक संस्कृत के शब्द आने लगे। देसी, अरबी, उर्दू, फारसी शब्दों को धीरे धीरे उसमें से निकाला जाने लगा। हिंदी की आत्म पहचान पर यह खतरा कम बुनियादी नहीं है। हिंदी से चुन चुन कर प्रचलित अंग्रेजी और उर्दू शब्दों को बाहर निकाल ले और उसे कठिन संस्कृतनिष्ठ बनाने का अभियान इस देश की इस महान भाषा को संकुचित करने की कोशिश कही जाएगी। अपनी अपनी भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों को बाहर निकालने का कुचक्र, जबकि किसी भाषा की शक्ति का बोध उसके बढ़ते शब्द भंडार से होता है। और हमने क्या किया है, पहले से स्थापित शब्दों को निकालने की कोशिश की है। इससे हिंदी का दायरा क्या हो गया है, संकुचित हो गया है। भारत के संविधान ने ऐसी हिंदी को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है जिसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों के लिए हमेशा द्वार खुला है।
हिंदी वैसे भी सदियों से एक मिश्रणशील भाषा रही है। इसमें न जाने कहाँ से शब्द आकर घुल मिल गए। गंगा को कितना साफ किया जाए, क्या उसके जल को अनगिनत जगहों की मिट्टी से अलग किया जा सकता है? हिंदी को सबसे अधिक संकुचित किया जा रहा है उसकी ज्ञान परंपरा से काटकर, जिसका निर्माण संस्कृत साहित्य के अलावा लोक भाषाओं, संतों, सूफियों, भक्ति आंदोलन तथा नवजागरण ने किया है। प्रेमचंद, निराला, अज्ञे, राम विलास शर्मा जैसे लेखकों ने भी किया है। दिक दिगंत को छूती भी लगभग 55 करोड़ लोगों की भाषा है हिंदी। इस पर कोई एक रेखीय ढांचा नहीं थोपा जा सकता, जो कि आज की वास्तविक परिस्थिति में थोपा जा रहा है। ऐसा करने वाले जाने अनजाने अपने को विस्तृत साहित्यिक विरासत से ही अलग नहीं कर रहे होते हैं, भाषा को कूपजल भी बना रहे होते हैं। और अगर पानी एक जगह ठहरा हुआ है तो वो गंदला हो जाता है। भाषा को उसमें भी हम हिंदी भाषा को एक ही एंगल से देखना चाहते हैं, एक ही दृष्टि से देखना चाहते हैं, एक ही परिपाटी में उसे ढालना चाहते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? भाषा संकुचित हो जाएगी। हिंदी को उसकी समावेशी भारतीय संस्कृति तथा विश्व के ज्ञान भंडार से अलग करके नहीं देखा जा सकता। हालत यह है कि इस जीवंत और गतिशील भाषा पर एक समुचित इतिहास थोपा जा रहा है। अतीत के इस हमले को भाषाई पुनरुत्थान कहा जा सकता है। निसंदेह हिंदी को अतीत की रूढ़ियों से घेरने की जगह भविष्य की संभावनाओं से जोड़ने की जरूरत है। हिंदी को लेकर हम 70 सालों में जितना भी प्रयास करते आ रहे हैं, उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है। उस परिप्रेक्ष्य में हमें ठीक से फिर से विचार करने की आवश्यकता है। भाषा और धर्म के बीच कोई संबंध नहीं है, जो कि आज की तारीख में जोड़ा जा रहा है, जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए प्रसंग है। जायसी, रहीम, रसखान जैसे मुसलमान कवियों ने हिंदी में लिखा था। यह बात बांग्ला, तमिल, गुजराती आदि को देखकर भी समझी जा सकती है। भाषा एक मुक्त गगन है। वह एक तरह की चिड़िया एक ही धर्म या एक ही विचारधारा के लिए निर्धारित नहीं की जा सकती। कुछ व्यक्ति हिंदी को धर्म से जोड़कर देखते हैं, जो गलत है। यह भी समझने की जरूरत है कि कुछ भी यदि ज्ञान है तो वह चार दीवारी में नहीं रह सकता। हिंदी के शुद्धिकरण के नाम पर यदि कोई दूध को गाय के चारे में बदलना चाहे तो वह असफल होगा। हर राष्ट्रीय भाषा अपने देश की आत्मा को जानने का द्वार है। हमें कहना होगा कि अपने देश को विविध तरह से जाना जा सकता है। भारत जितना बड़ा देश है, हमारा दिल भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। यदि कोई हिंदी को व्यक्तिवाद या अतीत की धारणाओं में सीमित करना चाहता है तो वह जीवन दृष्टि की संकीर्णता का नतीजा है। यह आत्मक्षय है। इसी भाषा में जब स्मृति एक कुआं तथा कल्पना एक बड़ा पत्थर बन जाता है, तब उस भाषा का दम फूलता है। आप जो अपने हिंदी प्रेम का सिर्फ नगाड़ा बजाते हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में सूचना तकनीक, इंजीनियरिंग, प्रबंधन तथा ज्ञान विज्ञान के सामान्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं बन रही है? आज करोड़ों आम लोगों के लिए आत्मनिर्भरता का अर्थ नए ज्ञान विज्ञान की अंग्रेजी में दी जाने वाली शिक्षा से वंचित होना तथा अपनी मातृभाषा के पिछड़े शैक्षिक संसार में पड़े रहना है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है सिर्फ संपन्न लोगों को अंग्रेजी में उच्च शिक्षा पाने तथा ऊंचे पदों पर जाने का अधिकार। यह चिंताजनक है कि अब हिंदी पिछड़े लोगों की भाषा बनकर सिर्फ 55 करोड़ लोगों का गौरवबोध बढ़ाती है। हिंदी में उच्च शिक्षा का संकुचित अर्थ है साहित्य में एमए करके स्कूल मास्टर बनो, या बहुत ज्यादा तो कॉलेज का प्रोफेसर बन जाओ, या कहीं अनुबंध पर झूलेलाल बने रहो। हिंदी का पाठ्यक्रम एक म्यूजियम से ज्यादा कुछ नहीं होता। परंपरा को जानने का अर्थ है आगे जाना, न कि पीछे ही रह जाना। फिलहाल हिंदी पाठ्यक्रम में खिड़कियां नहीं है कि शिक्षार्थी ज्ञान के बड़े भंडार को, संसार को, अपने आप को जोड़ सके। इसके अलावा साहित्य का पढ़ाने वालों पर जरा भी ऐसा प्रभाव या संस्कार नहीं पड़ता कि उसका मन थोड़ा बड़ा हो। आमतौर पर भाषा चतुर होकर कई व्यक्ति अधिक धूर्त हो जाते हैं। उनका मन वस्तुतः साहित्य से निर्मित नहीं होता, वो बाजार और राजनीति की टकसाल में ढालकर निकलता है। अंग्रेजी कम जानने वालों को भी ज्ञान का अधिकार है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी कम जानने वालों को भी ज्ञान का अधिकार है। हिंदी यदि एक जीवित और उत्थानशील भाषा है जैसे कि वह है, तो वह सिर्फ कवि कहानीकारों तथा फेसबुक के टिप्पणीकारों की दुनिया नहीं हो सकती। इसमें सिर्फ राजभाषा अधिकारी नहीं होंगे या सिर्फ स्कूल कॉलेज के शिक्षक नहीं होंगे। हिंदी यदि एक जीवित और उत्थानशील भाषा है तो इसमें वैज्ञानिक होंगे, प्रबंधक होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, इंजीनियर होंगे, वकील होंगे, समाज वैज्ञानिक
और इतिहासकार भी होंगे। जैसे कि यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी का जो झगड़ा है वो हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही शुरू हुआ है। दोनों भाषा आज समानांतर रूप से चल रही है और रोजगार के तौर पर हम हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बयान काफी महत्वपूर्ण है जो कि इन्फोसिस के संपादक और एक बहुत बड़े औद्योगिक व्यक्तित्व नारायण मूर्ति ने हाल ही में कहा है। क्या रोजगार की दुनिया में जो नौजवान अंग्रेजी में निपुण है वही पिछड़ जाएंगे। रोजगार की दुनिया में जो नौजवान अंग्रेजी में निपुण नहीं है वे पिछड़ जाएंगे। 2025 में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसे ठीक ढंग से निर्मित करने के लिए अंग्रेजी पर फोकस देना जरूरी है। जब अंग्रेजी ही देश की ग्रेजुएटों के बीच संपर्क भाषा है, वर्तमान दौर में अंग्रेजी शिक्षा एक बहुमूल्य चीज है। देखा गया है कि जो नौजवान अंग्रेजी नहीं जानते तथा पर्याप्त कुशल नहीं है वे पर्याप्त रोजगार रहते हुए भी उसे हासिल नहीं कर पाते। अंग्रेजी जानना अच्छी चीज है पर इसकी कठोर अनिवार्यता एक तरह की गुलामी का चिन्ह है। उपयुक्त परिदृश्य में यदि हिंदी शिक्षितों के आय पर निर्भर होने का अर्थ सिर्फ पकौड़े बेचना, भटकते रहना या अवसाद में धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ना है तो निश्चय ही आत्मनिर्भरता नहीं है। यह लोगों को एक सुपरिकल्पित गुलामी में रखना है। हिंदी अतीत में फंसी हुई है जबकि उसमें एक उन्नत भविष्य दृष्टि होनी चाहिए। उसे अतीत के अंधविश्वासों से नहीं, ज्ञान और विज्ञान की परंपराओं तथा तकनीकी नवोन्मेष से जोड़ना होगा। यही सबसे बड़ी हमारे सामने आज समस्या है हिंदी को लेकर। क्या हिंदी आज संपर्क की भाषा है, हिंदी आज मनोरंजन की भाषा है, हिंदी आज बाजार की भाषा है, परंतु हिंदी आज ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं है। और उसे उस प्रकार स्थापित करने में अभी भी हम क्या हो गए हैं, पिछड़ रहे हैं। इसके अलावा इस देश की भाषिक बहुलता का सम्मान करना हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हम किसी एक भाषी प्रदेश में नहीं रहते। भारत में लगभग 22 से अधिक राजभाषाएं हैं और हर एक भाषी का अपना एक बहुत बड़ा जन समूह है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में हम सिर्फ एक ही भाषा को लेकर या किसी एक ही संकल्पना को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। पश्चिमी चिंतक समझते रहे हैं कि भाषिक बहुलता किसी देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है और ये पश्चिमी अवधारणा है जो हमारे ऊपर थोपी जा रही है। इसलिए प्रांतीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी हमेशा हमें एक बेहतर चयन लगता है। इस रोटी को लेकर बिल्लियों के बीच मतभेद निपटाने के लिए बंदर न्याय कहा जा सकता है, मंकी जस्टिस। बंदर खुद सारी रोटी खा गया है, अर्थात अंग्रेजी भाषा हमारे ऊपर हावी हो रही है। दरअसल लंबे समय से कहा जा रहा है कि भारत में एकमात्र अंग्रेजी निपुण शहरी मध्य वर्ग ही है जो भारतीय एकता का सही प्रतिनिधित्व करता है। यह इस प्रकार का एक चित्र खड़ा किया गया है, आभासी चित्र, और इसी आभासी चित्र के पीछे आज की नई पीढ़ी भाग रही है। इसलिए हमारी भारतीय भाषाएं और उसमें भी हिंदी पिछड़ रही है। वह जाति और प्रांतीयता से ऊपर उठा हुआ है। कौन? जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा है। तर्क दिया जाता है कि हिंदी भाषी राज्य सबसे ज्यादा इसलिए पिछड़े हैं कि आमतौर पर यहाँ के लोग अंग्रेजी में निपुण नहीं है। अंग्रेजी का हवा खड़ा करके हिंदी और बाकी की समकालीन भारतीय भाषाओं को पीछे धकेला जा रहा है। इसलिए नए भारत तथा अंग्रेजी के बीच एक स्वाभाविक संबंध है। दरअसल अंग्रेजी में अब पहली सी बुद्धिदीप्त भाषा न होकर एक सतही भाषा बन चुकी है। हिंदी जिस तरह से एक और मध्य वर्ग की भयानक उपेक्षा का शिकार है, वही दूसरी और दूषित और कुत्सित दम्भी संकीर्ण राजनीति का। जैसे कि यहाँ पर हम देखते इससे हमें उभरना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते कि समझना मुश्किल नहीं है कि हिंदी क्षेत्र की राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए एक समय लोक भाषाओं के आधार पर भाषाई पृथकतावाद का प्रचार किया जाता था, जबकि हिंदी वस्तुतः अपने विराट क्षेत्र में अवधी, ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी आदि 49 लोक भाषाओं तथा भाषाओं की संतान है। सीधे संस्कृत उसकी माता नहीं है। इन दिनों हिंदी क्षेत्र की राष्ट्रीय एकता को जाति धर्म के आधार पर विभाजित किया जा रहा है और लोगों को अज्ञानता, मूर्खताओं तथा दकियानुसी विचारों की जंजीर से बांधा जा रहा है ताकि ऊपर लूट और नीचे फूट जारी रहे। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, क्या आपने देखा हुआ कि हमारे भारतीय राजनीति के ऊपर किसका वर्चस्व है? तो वह है हिंदी भाषी लोगों का, हिंदी प्रदेश का। तो इससे होता क्या है कि वे एक ऐसा प्रोपोगंडा या ऐसा नैरेटिव हमारे सामने खड़ा करते हैं, ऐसा विमर्श हमारे सामने खड़ा करते हैं कि हिंदी के सिवा आपको कोई पर्याय नहीं है।
अरे ऐसा नहीं है भाई, अगर हिंदी के सिवाय कोई पर्याय नहीं होता तो आज अंग्रेजी भाषा इतनी आगे क्यों जाती, या यूं कहीं भारतीय भाषा इतना अच्छा साहित्य क्यों रच पाती, या उसमें हम देखते कि इतना बढ़िया ढंग से सृजन क्यों होता। क्योंकि इस हिंदी भाषी लोगों के चाल को भी हमें समझना पड़ेगा। मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जो अहिंदी भाषी प्रदेश है, जो हिंदीतर भाषी प्रदेश है, वहां पर क्या हो रहा है, अध्यापक के रूप में या रोजगार के अवसर के रूप में उत्तर भारतीय लोग आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हिंदी सिर्फ वही अच्छी तरह जानते हैं या दूसरा कोई नहीं जानता। इसके पीछे की राजनीति को भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तर भारत में कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है, कौन सा ऐसा महाविद्यालय है जहां पर एक अहिंदी भाषी या हिंदीतर भाषी व्यक्ति वहां पर अध्ययन कर रहा है या रोजगार पा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में हम हिंदी को अहिंदी भाषी या हिंदीतर भाषी लोगों के ऊपर नहीं लाद सकते। वो भाषा तभी हमें हमारी अपनी लगेगी जब पढ़ाने वाला या हमें दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति भी वो हमारा व्यक्ति होगा, न कोई शर्मा मिश्रा इस प्रकार का व्यक्ति। इस परिप्रेक्ष्य में भी हमें क्या है, इसको लेकर सोचना होगा। जैसे कि हम देखते हैं, कहना न होगा कि अंग्रेजी एक ध्रुवीय वैश्वीकरण की वजह से ही वैश्विक सत्ता की भाषा है, ग्लोबल भाषा है और पूरा विश्व उसका भाषाई उपनिवेश है। बहुत अस्पष्ट नहीं है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस तरह नई विश्व अर्थव्यवस्था के हाशिए पर है, उसी तरह अरबों लोगों की भाषाएं भी हाशिए पर है, आक्रांत है, असहाय है और बाजारू विकृतीकरण की शिकार है। क्योंकि हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, जो कि पहले से काफी समृद्ध है, उन्हें क्या हो रहा है, अंग्रेजी के मुकाबले पिछड़ा माना जा रहा है। और अंग्रेजी या रोजगार की भाषा होने की वजह से आज की जो नई पीढ़ी है वो उसके प्रति आकर्षित नहीं हो रही है। हिंदी को लेकर बंद दिमाग का एक सबूत ये भी है कि इसे फिल्मों, टीवी सीरियलों और नाच गाने की भाषा से अधिक समझा नहीं जाता। हिंदी की ये मुख्य पहचान बना दी गई है। हिंदीतर क्षेत्र के लोग भी जो हिंदी नहीं समझते, हिंदी म्यूजिक के दीवाने हैं। यही मनोरंजन उद्योग की आक्रामक शक्ति है, जो हिंदी के अलावा किसी दूसरी भाषा में हास्यास्पद कवि सम्मेलन नहीं होते। ये बहुत बड़ी बात है। क्या हिंदी के अलावा किसी भाषा में हास्यास्पद कवि सम्मेलन नहीं होते? मतलब हिंदी क्या है? हिंदी हास्य की भाषा है, हास्यास्पद भाषा है। ऐसे कवि सम्मेलनों में उपस्थित भीड़ पर जरा आप नजर डालिए। हल्के किस्म के मजे में सभी लोग आपको सरोबार नजर आएंगे। इन घटनाओं से यही खुलासा होता है कि हिंदी में कोई गंभीर काम नहीं होता। किताबें पढ़ने, पत्रिकाएं पढ़ने, विविध कलाओं से जुड़ने और शालीन ढंग से तर्क वितर्क करने के लिए स्पेस लगातार कम होता जा रहा है। इसको लेकर भी हमें सोचना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, कई बार लगता है कि हिंदी सिर्फ इसलिए सुरक्षित है कि वह मनोरंजन एवं उद्योग की भाषा है। जो हिंदी क्षेत्र कभी स्वाधीनता आंदोलनों और ज्ञान के उत्कर्ष की एक उर्वर जमीन रहा है, वहां सब कुछ मेगा कामिक्सों में बदलना हिंदी का उत्थान है या इसका बौद्धिक दुखांत? इस पर सोचने की जरूरत है। खुद सोचना भूलने की चीज नहीं है। निसंदेह आने वाली पीढ़ियों को अपना भविष्य अंग्रेजी में नजर आता है। परिणाम स्वरूप हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी सिर्फ बोलचाल की भाषा रह गई है। पालक अपने बच्चों को बचपन से ही अंग्रेजी स्कूलों में भेजकर उनके सुनहरे भविष्य को सजाने का अपना पूरा कर्तव्य कर रहे हैं। आजकल हिंदी अपने घर में दुबकती और संकुचित होती जा रही है। इसको लेकर हमें सोचना है, क्योंकि ये क्या है, ये मंथन का समय है। ये क्या है, आत्मचिंतन का समय है कि हिंदी इतने 70 साल होने के बावजूद भी क्यों पिछड़ रही है। इसको लेकर हमें सोचना होगा। और विभिन्न हिंदी के विभिन्न पक्षों एवं विषयों को लेकर तो आपने पूरे पिछले 6 दिन में सुना ही है, और उसकी वास्तविकता को लेकर भी हमें उसका मुकाबला करना होगा। शिक्षा का पैमाना अंग्रेजी भाषा से होकर गुजर रहा है। हिंदी केवल निर्धनों, कवि सम्मेलनों तथा हिंदी दिवस के आयोजनों तक ही सीमित न रह जाए, इसके लिए सर मैडम यंत्रों के रंध्र तक पैठ कराना होगा। यद्यपि हर किसी को अनेक भाषाओं को सीखने का हक है, परंतु अपने राष्ट्र की परिचायक भाषा का तिरस्कार करने का साहस भी नहीं होना चाहिए। विकसित देशों की अपनी भाषा है, फिर क्यों हम आयातित भाषा के गुलाम होते जा रहे हैं? ये किस परिप्रेक्ष्य में है? जैसे जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया, इन लोगों ने अपनी भाषा में इतना विकास किया है, तो हम क्यों अंग्रेजी के गुलाम बने? हम क्यों नहीं अपनी एक ऐसी भाषा को विकसित करें जिसमें ये सभी ज्ञान, विज्ञान, प्रबंधन, तकनीक अपनी भाषा में आ जाए? आज अपने ही देश में हिंदी दूसरे पायदान पर धकेली जा रही है। इसके कारणों को जानकर इसका निदान करना आवश्यक है, ताकि शर्म से नहीं
हम गर्व से हिंदी बोल सके। कुछ हिंदी प्रेमी ऐसे हैं जो विश्व में हिंदी बोलने वालों की बड़ी संख्या पर बहुत गौरवान्वित होते हैं, पर हिंदी की सिकुड़ती दुनिया उन्हें नजर नहीं आती। इतनी सब स्थितियां होने के बावजूद, इतनी सारी गंभीर स्थिति होने के बावजूद भी मैं हिंदी के प्रचार प्रसार एवं उसके उन्नत अवस्था को लेकर काफी आशान्वित हूँ। इतना सब होने के बावजूद भी मैं हिंदी भविष्य को लेकर काफी आशान्वित हूँ। हम देखते हैं कि उसको लेकर मुझे भविष्य को लेकर काफी आशा है। हिंदी भाषा अपने व्यवहारिक रूप को तेजी से बदलकर अपने संभावना के कारण विश्व पटल पर अपना स्थान दृढ़ता से बना रही है। व्यवहारिक स्वरूप से किसी भी भाषा की अस्मिता और उसके साहित्यिक रूप से अधिक जुड़ी होती है, और वहां भी मुझे हिंदी का वर्तमान और भविष्य दोनों सुनहरे लगते हैं। आज जितना भी हम देखते हैं कि प्रसार माध्यम है जो कि संपर्क भाषा के रूप में काफी महत्वपूर्ण है, वहां पर आज पूरी तरह से हिंदी का बोलबाला है। अगर बाजार की हम देखेंगे तो आज बाजार की भाषा, संपर्क की भाषा, मनोरंजन की भाषा आज हिंदी है। हमें सिर्फ इस बिंदु पर आकर एक ही बात को लेकर काफी गंभीरता से सोचना है कि हिंदी को हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाना पड़ेगा। अगर हम हिंदी को ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाते हैं तो हिंदी विश्व भाषा के रूप में जरूर स्थापित हो जाएगी, ऐसी मुझे आशा है। आपने मुझे इस कार्यक्रम में अपने मंतव्य एवं विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया, इसीलिए इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर प्रोफेसर मीना जाधव, उनके सहयोगी बिराजदार सर, जवाहर महाविद्यालय, उनका व्यवस्थापन और प्रबंधन, इन सब का मैं आभारी हूँ। साथ ही हम देखते हैं कि जिन श्रोताओं ने इसे काफी गंभीरता से सुना है, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने मौलिक मार्गदर्शन किया। हिंदी की जो वर्तमान दशा है और दिशा है उस पर आपने काफी गंभीरता पूर्वक अपना विवेचन प्रस्तुत किया, और आपने जो ये आशा व्यक्त की है कि हिंदी अगर ज्ञान विज्ञान की भाषा बनती है तो वो निश्चित तौर पर हमारे लिए एक अच्छा अवसर रहेगा, जहां हमारे छात्र जो है रोजगार को प्राप्त कर सकेंगे। और ज्ञान विज्ञान की भाषा अगर हिंदी होती है तो हमारे सामान्य जनों के लिए भी बहुत लाभदायक हो सकती है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में हिंदी का स्थान न होने के कारण हमारे सामान्य जन जो है वो शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। उच्च शिक्षा में प्रायः वही लोग हैं जो कि अंग्रेजी जानने वाले हैं और वो उच्च स्तर के ही लोग हैं। तो आपका यह चिंतन वाकई महत्वपूर्ण है कि ज्ञान विज्ञान की भाषा जो है वो हिंदी को होना चाहिए। भले ही हम ये कहें कि प्रचार प्रसार के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग हो रहा है, बाजार में हिंदी को बहुत महत्व दिया जा रहा है, वैसे ही संपर्क भाषा और मनोरंजन की भाषा हिंदी है। इसके बावजूद भी एक खतरा सदैव हमारे लिए बना हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अंग्रेजी का प्रसार है वो हमारे लिए काफी दुख की बात है। और इस क्षेत्र में आपने जो जागरूकता की बात की वो वास्तव में महत्वपूर्ण है। हिंदी के लिए हमारे साहित्यकारों ने बहुत प्रयत्न किए हैं। कई लोगों ने आर्थिक हानि सहन करके कई पत्र पत्रिकाएं निकाली हैं। आज भी वर्तमान में भी हम देखते हैं कि हिंदी की जो पत्रिकाएं निकलती हैं उनको पढ़ने वाला वर्ग जो है बहुत कम है। संशोधन पर पत्रिकाएं पढ़ने वाले तो बहुत कम है, मेरे ख्याल से जो लिखते हैं केवल वे ही पढ़ते हैं। तो ये जो हिंदी पढ़ने की प्रक्रिया है वो होनी चाहिए और इस क्षेत्र में भी थोड़ी जागरूकता आनी चाहिए। आपका मौलिक मार्गदर्शन जो आज हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ, हमारे छात्रों को प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। जवाहर कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय की ओर से, हमारे प्राचार्य महोदय की ओर से और हिंदी विभाग की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आशा व्यक्त करती हूँ कि आगे भी जब हम इस तरह का कोई समारोह आयोजित करेंगे तो आपका सक्रिय सहयोग हमको प्राप्त होगा। इसी के साथ यह समारोह यही समाप्त हुआ, यह मैं घोषित करती हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद।